जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। आपको मालूम है बाबू कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के। एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बाबू। क्रिस्टलीय ठोस को और किसके नाम से बाबू? तो याद रखेंगे, रावादार ठोस के नाम से भी जाना जाता है। और इनको किसके नाम से? बेरवादार, रवादार ठोस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बाबू। रवादार ठोस और बेरवादार ठोस, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनको क्या बोलते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमरफस सॉलिड। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, पहला अंतर कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं निश्चित तथा अभिलाक्षणिक आकार, यानी इनके आकार निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के आकार क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्रिस्टलीय ठोस निश्चित तथा अभिलाक्षणिक आकार वाले होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस अनिश्चित आकार वाले होते हैं। समझ में आया पहला अंतर। दूसरा कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित गलनांक होता है। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं एक निश्चित टेम्परेचर पर गलना शुरू करते हैं, यानी अगर वो ठोस है तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद ठोस से किस में चेंज होंगे बाबू? द्रव में चेंज होगी निश्चित टेम्परेचर पर। यानी जिस टेम्परेचर पे कोई ठोस पदार्थ ठोस से द्रव में चेंज होता है उसी को क्या कहा जाता है बाबू? गलनांक, यानी द्रवणांक। जबकि जितने भी क्या होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिए। मान के चल रहे हैं कोई पदार्थ है जो 5 डिग्री सेल्सियस पे, कितने बाबू? 5 डिग्री सेल्सियस पर गलना प्रारंभ करता है। तो 5 एक निश्चित टेम्परेचर है। अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म करेंगे वो गलेगा नहीं। कौन? अगर रवादार ठोस होगा तो। लेकिन अगर बेरवादार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस है वो 5 से कम ताप पर ही क्या हो जाएगा? गलना प्रारंभ कर देगा। यानी इनके निश्चित गलनांक होते हैं जबकि इनके अनिश्चित गलनांक होते हैं। समझ में आया? ये कैसे ठोस होते हैं बाबू? वास्तविक ठोस। और ये कैसे ठोस होते हैं? आभासी ठोस, या इन्हीं को क्या कहा था? अस्थितिज द्रव कहा जाता है। अस्थितिज द्रव इसलिए कहा जाता है बाबू कि जो ये ठोस होते हैं, आप जैसे कांच देखे होंगे, कांच क्या होता है? नया रहता है। तो कांच की जो सतह है, यानी नया कांच होगा तो ये एकदम समान रहता है। लेकिन आप देखे होंगे जैसे कांच का गिलास, आपके घर अगर पुराना कांच का गिलास होगा, आप देखिएगा धीरे धीरे टाइम के साथ ये ऊपर वाला भाग पतला होते जाएगा और नीचे वाले भाग क्या होते जाते हैं? मोटे होते जाते हैं। मतलब ये पिघल कर नीचे क्या हो जाते हैं? जमे होते हैं। और यह जो पिघल रहे हैं, नीचे जमा हो रहे हैं, ये एक द्रव का गुण है, इसलिए इनको अस्थितिज द्रव भी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? कांच में आप देख सकते हैं कांच का ग्लास होगा, नया होगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पुराना होते जाएगा ऊपर वाला भाग पतला होते जाएगा, नीचे वाला भाग क्या होते जाएगा? मोटा होते जाएगा। ठीक है बाबू। चलिए, निश्चित गलन ऊष्मा, यानी इनको गलाने के लिए एक निश्चित ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, जबकि इनके लिए निश्चित गलन ऊष्मा की जरूरत नहीं पड़ती है। विषमदैशिक गुण पाता है। विषमदैशिक के मतलब बाबू कि इनके जो क्या है, ये मान लीजिए कांच, ये क्या है? ये क्रिस्टलीय ठोस है। तो अगर हम देखेंगे तो इन सभी दिशाओं में इधर गुण, इधर के कणों का गुण कुछ और होगा, जैसे चालकता, इधर गुण अलग होगा, इधर गुण अलग होगा, यानी इनमें सभी दिशाओं में अलग अलग गुण पाया जाता है, इसलिए इनका नाम दे दिया गया। कौन गुण पाया जाता है? विषमदैशिक गुण। लेकिन अगर वो कैसे हैं? अक्रिस्टलीय ठोस है तो उनमें समदैशिक गुण पाया जाता है। ये कैसे होते हैं बाबू? दीर्घपरासी। दीर्घपरासी के मतलब काफी अधिक दूरी तक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, ये काफी कम दूरी तक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसमें है बाबू कौन इंपॉर्टेंट? क्वार्ट्ज सिलिका। क्वार्ट्ज सिलिका क्या होता है? तो याद रखेंगे एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, जबकि अगर क्या पूछे बाबू फ्यूड सिलिका या क्या पूछे ग्लास सिलिका,
ग्लास सिलिका कैसा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। या रबर, ग्लास, कांच ये कैसे हैं? अक्रिस्टलीय यानी बेरवादार क्या है? ठोस है। सबको समझ में आई इतनी बात? एक बार देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है वो कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखे? अंतर लिखे। क्रिस्टलीय ठोस यानी उसी को क्या बोलेंगे? रवादार ठोस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड। इनमें क्या रखना है यार? निश्चित तथा अभिलाक्षणिक आकार यानी 3D में निश्चित क्रम में सजे होते हैं, जबकि ये वाले निश्चित क्रम में नहीं सजे होते हैं। इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक अनिश्चित होता है। वास्तविक ठोस ये कैसे ठोस होते हैं? आभासी ठोस होते हैं या अति शीतित द्रव होते हैं। निश्चित गलन उष्मा, इनकी अनिश्चित गलन उष्मा। कई बार ये पूछा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता विषम दैशिकता का गुण या विषम दैशिक, मतलब कि अगर एक क्रिस्टलीय ठोस देखा जाए तो उनमें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कणों का गुण क्या होता है? अलग अलग होता है, जबकि बेरवादार ठोस में सभी दिशाओं में कणों का गुण लगभग क्या होता है? समान होता है। समझ में आया कि नहीं? ये दीर्घ परासी होते हैं। दीर्घ परासी का मतलब बाबू कि निश्चित क्रम में बहुत लंबी दूरी तक सजे होते हैं, जबकि ये लंबी दूरी तक नहीं सजे होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज सिलिका, दुनिया के जितने धातु हैं, धातु सब किस में आएंगे बाबू? रवादार ठोस में। जबकि जैसे रबर, कांच, फ्यूज सिलिका, इसी को ग्लास सिलिका भी कहा जाता है। ग्लास सिलिका याद रखेंगे हमेशा कैसा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। और क्वार्ट्ज सिलिका कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग के पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है बाबू, 1 मिनट। चलिए यहाँ देखिए बाबू, हम लोग के पास है क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ये याद रखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बाबू? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। 4 भाग कौन कौन है? आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। यानी ये कैसे क्रिस्टल है बाबू? याद रखेंगे, आयनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल ये कैसे हैं बाबू? कोवैलेंट क्रिस्टल। ये क्या है? मोलिक्यूलर। क्या है बाबू? मोलिक्यूलर क्रिस्टल। और ये कैसे हैं? मेटालिक क्रिस्टल। कैसे क्रिस्टल बाबू? मेटालिक क्रिस्टल। 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। खास करके बाबू एग्जाम में इनका एग्जाम्पल पूछा जाता है। याद रखेंगे, जो भी क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनके अंदर जो बल लगता है, याद रखेंगे आयनिक क्रिस्टल के अंदर कौन बल लगता है बाबू? तो याद रखेंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल लगता है बाबू? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। किन में लगता है? तो याद रखेंगे आयनिक क्रिस्टल में। और इनके जो भी अवयव होते हैं किनके रूप में पाए जाते हैं? धनायन और ऋणायन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में NaCl, NaF, LiF सब के सब कैसे हैं? तो याद रखेंगे सब के सब कैसे क्रिस्टल हैं? आयनिक क्रिस्टल। यानी ये प्लस माइनस के रूप में होंगे, यानी आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है बाबू। दूसरा क्रिस्टल क्या कह रहा है? दूसरा क्रिस्टल हम लोग के पास का रहा सहसंयोजक क्रिस्टल यानी कोवैलेंट क्रिस्टल। इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? 2 अवयवों के बीच सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड। और इनके अवयव किसके रूप में पाए जाते हैं? परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। और जैसे हीरा, क्वार्ट्ज, ये क्या है? ये हीरा पूछा गया क्वेश्चन है कि हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो याद रखेंगे सहसंयोजक क्रिस्टल यानी यह क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है बाबू। अगला कह रहा है आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल के अवयवों के बीच कौन सा बल पाया जाता है? कमजोर वांडर बल पाया जाता है। और याद रखेंगे इनके अवयव किसके रूप में? अणु के रूप में बर्फ, आयोडीन, ठोस CO2। ये सब क्या है? शुष्क CO2। यानी ये क्या है बाबू? याद रखेंगे ये सब के सब कैसे क्रिस्टल है? आणविक क्रिस्टल है। धात्विक क्रिस्टल के अवयवों के बीच कौन सा बल पाया जाता है? वैद्युत आकर्षण बल। इनके अवयव क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और दुनिया के जितने भी मेटल है, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब के सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस का। कौन सा क्रिस्टल? धात्विक क्रिस्टल। तो ये आपको समझ में आया होगा क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। इनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, सहसंयोजक बंधन, कमजोर वांडरवाल बल, धात्विक आकर्षण बल। और खासकर बाबू इनके एग्जाम्पल जितने जितने क्या हैं?
प्लस माइनस में टूट जाते हैं, यानी आयन के रूप में टूट जाते हैं। याद रखेंगे कैसे क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनसे संबंधित जो भी हमारे पास क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। त्रिविम में यानी 3D में व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तभी मैंने आपको बताया त्रिविम में व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को किसके नाम से बाबू याद रखेंगे? रवादार ठोस। और ये हम लोग के पास क्या है बाबू? बेरवादार ठोस। बेरवादार ठोस। इंग्लिश अगर बात करें तो इनको कौन बोलेंगे बाबू? क्रिस्टल लाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इनको क्या बोलते हैं बाबू? नॉन क्रिस्टलाइन या अमरफस सॉलिड। नॉन क्रिस्टल लाइन सॉलिड या बाबू अमरफस सॉलिड, यानी दोनों ऑप्शन क्या है सही है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अगला क्वेश्चन है बाबू अक्रिस्टलीय ठोस यानी बेरवादार ठोस है। अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था कांच, रबर, प्लास्टिक ये सभी कैसे हैं, तो याद रखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस है यानी बेरवादार ठोस यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वार्ट्ज सिलिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। क्वार्ट्ज सिलिका, क्वार्ट्ज सिलिका क्या है तो याद रखेंगे क्वार्ट्ज सिलिका एक ऐसा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कैसा ठोस बाबू? रवादार ठोस है। कैसा ठोस बाबू? रवादार ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, बर्फ सभी, यानी सभी कैसे ठोस हैं? क्रिस्टलीय ठोस है। सब कुछ समझ में आ रहा है बाबू? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्रिस्टलीय ठोस के गुण है, अभी मैंने बताया उनका गलनांक निश्चित होता है, गलन निश्चित ऊष्मा होती है, साथ साथ विषम दैशिकता यानी सभी दिशाओं में अवयवों का गुण अलग अलग, दीर्घ परासी यानी इनमें से सभी गुण किस में पाया जाता है? क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण है अनिश्चित गलनांक और गलन ऊष्मा, सम दैशिकता, लघु परासी, सभी यानी सभी क्या है अक्रिस्टलीय ठोस के क्या है गुण है। याद रखिएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे देता है कि विषम दैशिकता का गुण किन में पाया जाता है? क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस। तो विषम दैशिकता याद रखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और सम दैशिकता याद रखेंगे बाबू अक्रिस्टलीय ठोस। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन क्या रहा है क्रिस्टल ठोस कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने बताया क्रिस्टल ठोस 4 प्रकार के, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल, यानी कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो आपको याद रखना है, पहला था आयनिक, दूसरा सहसंयोजक, तीसरा आपके पास क्या था बाबू? आणविक, और चौथा क्या था बाबू? धात्विक। तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के क्या होते हैं? क्रिस्टल पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर बी क्या सही है। आयनिक क्रिस्टल के अवयवों के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो आयनिक क्रिस्टल के अवयवों के बीच याद रखेंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आयनिक क्रिस्टल में NaCl, LiF, NaF इनमें से सभी, क्योंकि ये टूटेगा Na प्लस Cl माइनस Li प्लस F माइनस Na प्लस F माइनस, यानी ये किस में टूट गए बाबू? आयन में टूट गए, यानी कैसा क्रिस्टल है? आयनिक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल के अवयवों के बीच आकर्षण बल, सहसंयोजक यानी क्रिस्टल के अवयवों के बीच कौन सा बल था बाबू? यानी सहसंयोजक बंधन यानी सहसंयोजन बंधन कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये आपको क्या रखनी है याद रखें, सब मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चलिए सहसंयोजक क्रिस्टल में कौन कौन आते हैं? हीरा भी आता है, क्वार्ट्ज भी आता है, यानी दोनों क्या है सही है। सहसंयोजक क्रिस्टल के अवयव किस रूप में पाए जाते हैं? तो सहसंयोजक क्रिस्टल के अवयव किसके रूप में? परमाणु के रूप में क्या होते हैं पाए जाते हैं। आयन के रूप में कौन क्रिस्टल?
आयनिक क्रिस्टल अणु के रूप में, आणविक क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन के रूप में कौन पाए जाते हैं, धात्विक क्रिस्टल। समझ में आ रहा है बहुत सब कुछ आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आणविक क्रिस्टल के अवयवों के बीच कौन सा बल लगता है? आणविक क्रिस्टल के अवयवों के बीच अभी हम लोगों ने देखा कौन सा बल बाबू, कमजोर वान डर वाल बल यानी वान डर वाल बल लगता है। और आणविक क्रिस्टल में बर्फ, आयोडीन, CO2 ठोस CO2 यानी इनमें से कौन बाबू, सभी ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रिस्टल के अवयव किस रूप में पाए जाते हैं? तो क्रिस्टल यानी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गया है। धात्विक क्रिस्टल के अवयव किस रूप में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में। समझ में आया कि नहीं? धात्विक क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन ये किसके रूप में पाए जाते थे, यानी ये था हम लोग के पास कौन सा क्रिस्टल बाबू, आयनिक क्रिस्टल। ये क्या है हम लोग के पास, धात्विक क्रिस्टल। ये किसके रूप में, तो याद रखेंगे आणविक क्रिस्टल में पाए जाते हैं। और क्रिस्टल समझ जाइएगा सब क्या हो जाएगा, क्रिस्टल। और परमाणु किसमें बाबू, सह संयोजन या सह संयोजक क्रिस्टल। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको क्या रखना है, याद रखना है। धात्विक क्रिस्टल के अवयवों के बीच कौन सा बल, धात्विक क्रिस्टल के अवयवों के बीच वैद्युत कौन बल, आकर्षण बल लगता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो 16 तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई भी समस्या बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्रिस्टल तंत्र। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछेगा क्रिस्टल, क्रिस्टल कहेगा तो याद रखिएगा 4। अगर आपसे कहेगा बाबू क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल तंत्र कहेगा तो याद रखेंगे 7। अगर आपसे कहेगा बाबू क्रिस्टल जालक, जालक कहेगा तो याद रखेंगे 14। और अगर आपसे पूछेगा ठोस कितने प्रकार के, तो यहाँ पे ठोस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। क्या आपको ये बात समझ में आई बाबू? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल 4 प्रकार के, क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के, क्रिस्टल जालक 14 प्रकार के, और ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब कह रहा क्रिस्टल में कॉर्नर, फलक और केंद्र की संख्याएं क्रमशः होती हैं। आपको मालूम होगा बाबू कैसे हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हम लोग के पास है, ठीक है बाबू। चलिए बाबू देख लीजिए, ये आपके पास है, ठीक है बाबू। इसमें हम लोग के पास कौन सा टर्म आया बाबू? टर्म ये है कितने इसमें कॉर्नर होते हैं। तो कॉर्नर याद रखने हैं बाबू, कॉर्नर है कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं बाबू? 8। तो याद रखें क्रिस्टल में कॉर्नर कितने होते हैं? 8। समझ में आया? अगर मैं फलक की बात करूं, फेस, तो फेस होते हैं बाबू 6। कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। कौन कौन, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4। देखिए वो इसमें 2 होगा, एक सामने वाला एक पीछे वाला, यानी 5 6। तो क्रिस्टल में कितने फलक होते हैं? 6। और केंद्र, केंद्र हमेशा कितने होते हैं? 1 होते हैं। कॉर्नर, फलक यानी फेस, सेंटर यानी केंद्र कितना? 1। 8 6 1। कॉर्नर कितना था? 8, फलक 6, केंद्र 1। कौन सा ऑप्शन सही है? 8 6 1। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही। कॉर्नर समझ में आया? फलक क्या होते हैं? फेस 6 होते हैं, और केंद्र कितना होता है? 1 होता है। चलिए बाबू, एससीसी में कॉर्नर, फलक और केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की क्या संख्या बताएं। देखिए बाबू, एससीसी मैं आपको बताता हूँ, एक बार देखिए। एससीसी क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेंटर सेल। इसमें बाबू कॉर्नर पे कितने होते हैं? 8। कॉर्नर पे कितने होते हैं? 8 होते हैं। और याद रखेंगे कॉर्नर पे 8, और हमारे पास कहाँ बाबू कॉर्नर पे कितने होंगे? 8 होंगे। यानी याद रखना है कॉर्नर पे 8 होते हैं,
और इनके अलावा केंद्र पर और फलक पर कोई भी क्या नहीं पाया जाता है, परमाणु नहीं पाए जाते हैं। यानी केवल और केवल किस में पाए जाते हैं, इनके कॉर्नर पे ही पाए जाते हैं। और याद रखेंगे बाबू, कॉर्नर पे कितने हैं, 8 हैं। और एक जो होता है, एक यानी 8 परमाणु हैं, लेकिन 8 जो है उसमें से एक का हिस्सा मात्र 1/8 ही होता है। तो आपसे कोई पूछ देगा कुल परमाणु की संख्या, तो याद रखें कितनी बाबू, कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो कुल परमाणु की संख्या कोई पूछेगा 1। और याद रखेंगे इनके अंदर SCC में कॉर्नर पर कितने होंगे, 8 होंगे, फलक पर कितने होंगे, 0 होंगे, और केंद्र पर कितना होगा, 0 होगा। यानी सी ऑप्शन क्या है, सही। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SCC की संकुचन क्षमता, यानी कितने परमाणुओं द्वारा स्थान घेरा जाता है, यानी संकुचन क्षमता याद रखेंगे एफिशिएंसी, यानी ईटा का मान कितना परसेंट बाबू, 52% होता है। यानी कितना परसेंट होगा, 52%। समझ में आया कि नहीं आया? BCC में 20 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। BCC में कुल परमाणु की संख्या होती है। थोड़ा सा याद कीजिए बाबू कि इनमें क्या थे, 8 फलक पे थे, और फलक 8 किस पे थे, कॉर्नर पे थे, और 1 का कितना हिस्सा रहता है, 1/8 हिस्सा, प्लस 1 कहाँ रहता है, केंद्र पर। केंद्र पर कोई हिस्सा नहीं, अकेले रहता है। 8 से 8 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कितने आ जाएंगे बाबू, 1 + 1 यानी कितने, 2 परमाणु। 2 परमाणु किन में पाए जाते हैं बाबू, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है बाबू। BCC में क्वेश्चन हम लोग के पास क्या कह रहा है बाबू कि BCC में क्या कह रहा है, त्रिज्या और आयाम के बीच रिलेशन कह रहा है। तो BCC में त्रिज्या और आयाम के बीच जो रिलेशन होता है, याद रखेंगे E बराबर होता है 4/√3 इंटू में कौन बाबू, R। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बाबू? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि BCC की संकुचन क्षमता होती है। याद रखेंगे BCC की जो संकुचन क्षमता होती है कितना परसेंट बाबू, 68%। SCC का याद रखेंगे, SCC का होता है बाबू कितना परसेंट, 52%। BCC का याद रखेंगे बॉडी सेंटर्ड का कितना परसेंट बाबू, 68%। और किसका, FCC जो आगे आने वाला है इनका होता है कितना बाबू, 74% पाया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान ये देना है कि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि इनके अंदर रिक्तियाँ कितनी होती हैं। तो SCC के अंदर रिक्तियाँ कितनी होगी, तो 100 में से 52% घटा दीजिएगा, 48 हो जाएगा। BCC में रिक्तियाँ कितनी होती हैं, 100 में से 68 घटाइए, कितना परसेंट, 32%, और यहाँ कितना आ जाएगा, 26%। समझ में आया कि नहीं बाबू? FCC में कॉर्नर, फलक और केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। ये क्या कह रहा है, FCC कह रहा है बाबू। FCC में याद रखना है केंद्र पर कितने होते हैं, यानी केंद्र पर नहीं होते हैं, 0 होता है। फलक पर कितना होता है बाबू, 6 होता है। और कॉर्नर पर कितने होते हैं बाबू, 8 होते हैं। यानी कॉर्नर पर 8, फलक पर 6, केंद्र पर 0। कैसे याद रखना है बाबू, इस टाइप का देख लीजिए थोड़ा सा। FCC में क्या कह रहा है, कॉर्नर ये है, तो कॉर्नर पे कितने रहेंगे बाबू, 8 रहेंगे। ठीक है। और साथ साथ कहाँ, केंद्र पर कितने रहते हैं, तो केंद्र पर नहीं रहेगा, 0। और ये क्या है, फलक, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6। और केंद्र पर कितना, 0, यानी 8 6 0। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। यानी फलक केंद्रित एकक सेल। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है FCC में कुल परमाणु की संख्या होगी। देखिए बाबू, फलक पर कितना था, फलक पर कितने थे बाबू, 8। और फलक पर 6, कॉर्नर पर कितने थे, कितने बाबू, 8। ठीक है। कॉर्नर पर जो 8 होते हैं उसका 1/8 हिस्सा, फलक पर कितने होते हैं, 6, उसका 1/2 हिस्सा, यानी 2/3 कितना हो जाएगा, 6। तो यानी कितने आए बाबू, इधर से 3, इधर से कितना बाबू, 1। यानी कुल परमाणु कितने आए बाबू, ये 3 आया, और ये कितना आया, 1 आया। यानी कुल परमाणु की संख्या
3 + 1 कितनी होती हैं? 4 होती है। तो याद रखेंगे FCC में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ये था हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ठोस अवस्था से। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।